गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2 स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.2 का हल देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 कल हम लोग हल कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक ना, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि हमें दो संख्या ज्ञात करना है। अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी है वो हमें मालूम नहीं है, परंतु कह रहा है क्या कि उन दोनों संख्या यानी जो संख्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उन संख्याओं का जो योग है वो दिया हुआ है 27 और उसका गुणनफल जो है वो होगा 182। तो यदि ऐसा प्रश्न है तो इसे जब हम लोग हल करेंगे, ठीक ना, तो हल करेंगे तो मानेंगे कि माना कि देखिए यहाँ दो संख्याएं हैं। तो पहली संख्या को मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर जो है 1 से, ठीक ना, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या देखिए ऐसे समझिए हम लोग कि यदि दो संख्याओं का योग यदि 15 है, एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 प्राप्त करने के लिए क्या हम लोग किए? 15 में से 9 को घटा दिए। 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 27 है, ठीक ना। यदि एक संख्या को हम x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह हमारा 182 है, यानी प्रश्नानुसार, ठीक ना। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा क्या है? 182 है, ठीक ना। तो दोनों संख्या कौन है? पहली संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या हमारा 27 माइनस x है। और इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो हमें 182 प्राप्त हो रहा है। तो बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन करेंगे तो जब x से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस है x और x गुना होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182 या 182। एक माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस में 27x है, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 27x। और ये तो खैर इधर है, ये है प्लस में 182 हो जाएगा और इक्वल टू हमारा इधर बचेगा 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो और इसको इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 1 को जब 182 के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 182। 182 को हम लोग जो है गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको 13 से देखते हैं। तो 13 एकम 13, 5, 13 चौका 52, यानी 13 गुना 14 यदि इसे हम लिखते हैं तो हो जाएगा 182। और 13 प्लस 14 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 27, ठीक ना। परंतु यहाँ 27 को हमें माइनस में लाना है तो इसलिए इन दोनों को जो है हमें माइनस में रखना होगा। साथ एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। और क्या? तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है, तो x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस, यहाँ से भी यदि x निकलता है तो यहाँ बचेगा हमारा 13 माइनस माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ लिखेंगे। 14 कॉमन दोनों में से निकालते हैं तो यहाँ हमारा बचेगा x। और चूंकि माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस प्लस जो है यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तब माइनस माइनस गुना होने पर यहाँ हमें प्राप्त हो गया प्लस, ठीक ना। और 182 को हम लोग 13 गुना 14 लिख सकते हैं। तो जब 14 हमारा बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 13 और इक्वल टू हो जाएगा 0। x माइनस 14 और इधर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, या x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। x बराबर माइनस में 14 उधर जाएगा तो प्लस में, और x यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो, यानी कि दोनों प्लस में आ गया, ठीक ना। तो यदि पहली संख्या, अतः यदि हम पहली संख्या हम x माने हैं तो x का मान
13 यदि हम रखते हैं, x बराबर 13 रखते हैं, ठीक ना, तब जो है दूसरी संख्या जो हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 बराबर 14। लेकिन जब पहली संख्या, ठीक ना, यदि यहाँ पे लिख दीजिए अच्छा रहेगा, यदि जब पहली संख्या x बराबर 14 मानते हैं, कहिएगा कि सर क्यों ऐसा, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस में धनात्मक है, इसलिए दोनों में से कोई भी मान हो सकता है। तो जब पहली संख्या को यदि हम 14 माने, तब जो है दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13, 27 में से 13 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 14, सॉरी 27 में से 13 घटेगा 14, और 27 में से यहाँ 14 रखे हैं ना x का मान, तो 14, यानी बचेगा हमारा 13, और ये जो है हमारा आंसर। इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो 13 और 14, यानी कि एक पहली संख्या हमें 13 प्राप्त हो रही है और दूसरी संख्या 14, इन दोनों को जोड़ने पर दोनों का जो योग है वो 27 हमें मिल रहा है, और इन दोनों को जब गुना हम कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है कितना, 182। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक ना, हम लोग जानते हैं क्रमागत मतलब क्या होता है, ठीक ना, तो क्रमागत मतलब क्या होता है, जो क्रम से हो। क्रम से मतलब अगर 5 है तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस टाइप का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रमागत दिया हुआ है कि क्रमागत संख्या जो है क्रमागत होगा और धनात्मक भी होगा, ठीक ना। और पूर्णांक ज्ञात करना है हमें जिनके वर्गों का यदि हम वर्ग करेंगे, ठीक ना, तो वर्गों का यदि हम योग करेंगे तो योग के बाद हमारा 365 प्राप्त होगा। तो मान लेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है। क्योंकि क्रम से यदि ये x है तो अगला होगा x + 1, इसके बाद वाला होगा x + 2, इसके बाद वाला x + 3, इसके बाद वाला x + 4, इस प्रकार से होते जाएगा। तो प्रश्नानुसार से क्या कर रहा है कि उनके वर्गों यानी क्रमागत जो पूर्णांक है उनके वर्गों का योग जो है, वर्ग मतलब क्या होता है, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक ना। तो वर्गों का योग बोल रहा है, तो ये वर्ग हो गया पहला का, और दूसरा है हमारा x + 1, इसका भी वर्ग कर दीजिए। और इन दोनों को वर्ग करने के बाद जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा प्राप्त हो रहा है 365, या x² प्लस ये देखिए a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है, ठीक ना। और यदि a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है तो इसको हम लोग उस पर जो है मान रखते हैं, a² + 2ab + b² बराबर 365। 2x 1 गुना होगा तो 2x + 1, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 365 = 0, या x यहाँ से कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2x² + 2x, और ये 365 है, 365 माइनस में है और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 364 = 0। अब देखिए सब जगह 2 दिख रहा है तो इसलिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x² + x माइनस 2 से जब 364 को भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 हो जाएगा। 2 से गुना 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, इतना बराबर 0, यानी कि x² + x माइनस 182 = हो जाएगा 0। और अब देखिए 182 को हमें ऐसा लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे जो है हमें 1 आना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार का जब प्रश्न होगा तो 182 जस्ट अभी हम लोग किए थे, 182 को 13 से भाग दे, 13 × 13 और 13 × 4 52, 13 14, 13 गुना 14 भी इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा 182। और 14 में से यदि 13 को घटा देते हैं तो बचेगा 1, x² + 14x माइनस 13x हो जाएगा 0, या दोनों में से क्या कॉमन है तो x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, प्लस यहाँ से निकलेगा तो बचेगा 14, माइनस इन दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन तो 13,
यहाँ बचेगा x और माइनस निकल गया चूँकि, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तब ना माइनस और प्लस गुना होगा तो होगा माइनस, इसलिए यहाँ से बचेगा हमारा 14 और इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। और देखिए x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0 होगा। x का मान निकालेंगे तो प्लस में 13 और x का मान निकालेंगे यहाँ से तो माइनस में 14। तो माइनस वाला तो कभी हो ही नहीं सकता चूँकि ऋणात्मक है। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 13। पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक ना। जो ऋणात्मक है साफ साफ बोल रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक वाला तो मेरा हो ही सकता नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या माने हैं, x। तो x बराबर क्या मान लिए हम लोग, क्या आ गया मान हमारा 13 था। दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तो मान लेंगे कि क्या है हमारा x प्लस 1 है, अर्थात 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14। इस प्रकार से हमारा जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, जितनी उसकी आधार है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम जो है उसकी ऊंचाई है, ठीक ना। यदि बोल रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते कैसे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, तो ये जो है हमारा यहाँ 90 डिग्री है, ठीक ना। यह एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार क्या होता है, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है वो हमें मालूम नहीं है, आधार की लंबाई कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 cm है, ठीक ना। लेकिन ऊंचाई बोल रहा है कि जितनी आधार है उसे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 cm है, ठीक ना। और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो बोल रहा है कि ये दो भुजाएं की जो माप होगी, ठीक ना, वो वही माप को हमें ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं या हल, ठीक ना। तो मानना होगा, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना मान ले तो 1 cm है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज के आधार की यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी कितना, तो x माइनस 7 इतना cm। चूँकि साफ साफ बोल रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग एगो पाइथागोरस फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं। क्या होता है पाइथागोरस सूत्र, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना।
तो लंब क्या है यहाँ पे हमारा, एक तरह से ऊंचाई है, तो कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आधार, आधार कितना है तो x है, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, या 13 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 169, एक से स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 a मतलब x, b मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, या 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 एक्स प्लस 7 सत्ते 49। और देखिएगा इसको उधर ले जाना है ना, इधर जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में 14x है प्लस में 49, और ये बराबर कि इधर 169 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा और इधर बचेगा 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक ना। 6 में 4 जाएगा 2, 120 बचेगा इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये 60 है, 60 को हमें क्या करना है कि गुणनखंड करना है और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए, ठीक ना। तो 60 है, 60 को लिख सकते हैं 5 गुने 12 बराबर हो जाएगा 60, और 5 यानी कि 12 माइनस 5 भी होता है हमारा 7, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 12x लिखेंगे और प्लस में 5x, 12 पचे 60 हो जाएगा और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 0। और देखिएगा इन दोनों में जो है x हमारा कॉमन है, तो x कॉमन निकालिए, यहाँ से बचेगा x माइनस 12 प्लस में 5 यहाँ निकलेगा तो यहाँ बचेगा भी x माइनस 12 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब लिखेंगे x माइनस 5 टू x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 5 प्लस में है, प्लस में 5 है ना, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 और यहाँ x बराबर हो जाएगा 12। देखिए माइनस में किसी भी भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है हो सकती नहीं है, ठीक ना, तो जो असंभव हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा हमारे लिए असंभव हो जाएगा, तो इसलिए हमारा x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 12 होगा। x क्या है हमारा, यानी कि समकोण त्रिभुज की आधार, क्या माने आधार को x, और x बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई अगर बात करते हैं तो ऊंचाई है x माइनस 7, अर्थात x का मान 12 है तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, मतलब एक कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का जो है निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कह रहा है कि एक दिन ऐसा देखा गया, आंका गया कि उस विशेष दिन में यह देखा गया है क्या कि एक नग की जो निर्माण लागत है, यानी कि एक नग जो बैठाने में हमारी जो लागत हो रही है यह लागत रुपया में है, और क्या है कितना है, तो उस दिन जितना बना हुआ है, ठीक ना, उस दिन जितना बर्तन बना हुआ है तो उसकी बर्तन की संख्या के दुगना करना, और दुगना में 3 जब जोड़ रहे हैं तो उसका वो जो हमारा कीमत निकल के आ रहा है वो एक नग की हमारी कीमत है।
ठीक ना। बोला कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी कि निर्माण कुल जो निर्माण लागत है वो हमारी 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो देखिए उस दिन कितना बर्तन हमारा जो है निर्माण किए हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या जो है हो जाएगी हमारी x। अगर x है तो नग की कीमत जो हो जाएगी, कह रहा है दुगने से 3 अधिक, तो 2x + 3 जो है हमारी हो जाएगी उस नग की कीमत, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि कुल लागत कितनी होगी, तो कुल लागत यानी कि लागत दर जितना लगा हुआ है वो लागत दर, और कुल यानी जो बर्तन की संख्या है वो, इन दोनों को जब गुना करते हैं तो ये हमारी कुल लागत होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हल। तो मान लेते हैं हम लोग कि विशेष दिन निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो x है। माना कि किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। यदि x है तो नग की लागत कितनी हो जाएगी, नग की लागत की बात कर रहे मतलब या प्रत्येक बर्तन प्रत्येक नग की निर्माण लागत की अगर बात करते हैं, ठीक ना, तब लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत। कितना है निर्माण लागत, तो बोला है क्या कि दुगने से 3 अधिक है। कितना है, दुगने से 3 अधिक है। तो यानी कि बर्तन की संख्या जो निर्मित हुआ है x, इसको पहले दुगना करें यानी 2 से गुना करें, और इसमें जो 3 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी जो है निर्माण लागत हो जाती है, वो भी रुपए में, ठीक ना। अब क्या कहता है प्रश्न, ठीक ना, कि कुल जो निर्माण लागत है उस दिन का वो दिया हुआ है। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत जो है दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 90 रुपया, ठीक ना। तब प्रश्नानुसार देखिए एक नग की कीमत है इतना, यानी एक नग की निर्माण लागत की कीमत है इतना, और कुल बर्तनों की जो संख्या दी हुई है इतना, तो इन दोनों को गुना करने के बाद ही जो है हमें कुल निर्माण लागत की रुपया यानी कि राशि जो है प्राप्त हो पाएगी। यानी कि तो कुल लागत बराबर यदि हम देखते हैं, कुल लागत बराबर देखते हैं, तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी लागत दर, ठीक ना। लागत दर मतलब कौन, ये निर्माण की लागत है वो प्रत्येक की है, और कुल कितना बना, बर्तनों की संख्या, ठीक ना, ये हो जाएगी। अब कुल लागत दर हमारे कितना है, तो कुल लागत दर है हमारा 90 रुपया। लागत दर, कुल लागत हो गया हमारा 90, और लागत दर यानी प्रत्येक नग पे लगने वाला जो पैसा है वो कितना लग रहा है, तो 2x + 3, और बर्तन की संख्या कितनी है, तो x। या लिख सकते हैं 90 बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² + 3x, या 2x² + 3x, प्लस में 90 है उधर जाएगा तो माइनस में 90 = 0। अब 90 दूनी कितनी हो जाएगा, 180। 180 को ऐसा गुणनखंड करना है कि 3 आना चाहिए, ठीक ना। तो 180 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 180 को 12 × 15, ठीक ना। 15 दूनी 30, 3 15 × 15 3 18, 180, और 15 में से यदि 12 चल जाएगा घट जाएगा तो बचेगा हमारा 3। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ते हैं। 2x² प्लस में हो जाएगा 15x, माइनस हो जाएगा 12x, और माइनस होगा 90 = 0। दोनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, ठीक ना। तो जब x यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो बचेगा 2x, प्लस यहाँ से निकलेगा तो बचेगा 15। यहाँ पे कॉमन है हमारा 12, सॉरी 12 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 12 से कटेगा नहीं, 6 निकलेगा। जब 6 बचेगा तो यहाँ बचेगा 2x, माइनस माइनस यहाँ मान लीजिए प्लस, तब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और जब यहाँ से 6 निकला तो यहाँ भी बचेगा हमारा 15, और ये बराबर हो जाएगा 0। अब x - 6, 2x + 15 बराबर हो जाएगा 0।
या x माइनस 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 6 यहाँ पे, और यहाँ x बराबर हो जाएगा -15, और गुना में 2 है या बटा में 2। तो माइनस में बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा तो नहीं, खूब अगर होगा उद्योग में तो एक भी बर्तन का उत्पादन नहीं होगा, एक भी बर्तन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि माइनस में जाएगा, क्योंकि कभी भी संख्या जो है माइनस में जा सकती है नहीं, ये तो हमारा असंभव है। संभव ये है, यानी कि यदि एक विशेष दिन बर्तन की संख्या हमारी 6 है, एक विशेष दिन, ठीक ना, बर्तन की संख्या क्या होगी 6, लिखेंगे क्या, अतः किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है 6 है। तो इसकी निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तब लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत वह हो जाएगी हमारी कितना, तो दिया हुआ 2x प्लस 3, 2x का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, तो 2 छक 12 प्लस 3, यानी कि 12 और 3 हो जाएगा 15 रुपया, ठीक ना। यानी कि उस दिन जो है निर्मित बर्तनों की संख्या कुल 6 है, ठीक ना। तो एक नग की जो कीमत होगी, एक नग की जो कीमत होगी वो होगी 15, तभी तो कुल जो है रुपया 90 हो रहा है। 15 को जब 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90, अर्थात 90 रुपया उस दिन की कुल निर्माण लागत हमारी होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है।